नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो पर बीएससी थर्ड ईयर मतलब फाइनल ईयर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ओके, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम बताएंगे, क्वेश्चन सहित आंसर भी। ओके, और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इससे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिएगा क्वेश्चन। ओके, जो कि जूलॉजी का है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप इन्हें पढ़कर जाएंगे तो आपके जो है बहुत से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट बीएससी थर्ड ईयर के जो है पेपर अपलोड होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप और लॉन्ग प्रश्न भी। ओके, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, और जिसको ज़रूरत है तो फ्रेंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और इससे पहले भी जो है हमने वीडियो अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, हमारे चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि प्लाज्मा कला होती है। प्लाज्मा कला क्या होती है फ्रेंड? प्लाज्मा कला जो है फ्रेंड एक अर्धपारगम्य होती है। ओके, ऑब्जेक्टिव बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, आपको इन पर जो है कोई गड़बड़ी नहीं करना है इन क्वेश्चनों में से। ओके, आप पीडीएफ डाउनलोड की कर लीजिएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। और यहाँ पर सेकंड प्रश्न आता है, प्लाज्मा कला का स्तरीय लिपिड संरचना हेतु मॉडल प्रस्तुत किया था, यानी प्लाज्मा कला का स्तरीय लिपिड संरचना किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जो कि सी नंबर का है, डेनियली एवं डेवसन ने जो है प्लाज्मा कला का स्तरीय लिपिड संरचना प्रस्तुत किया था। ओके, और यहाँ पर अगला तीसरे नंबर का प्रश्न आता है, कोशिका की मध्य पटलिका बनी होती है। तो मध्य यहाँ पत्रिका दी है, सॉरी, जो कि पटलिका है। ओके, तो यहाँ कोशिका की मध्य पटलिका बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिए हुए हैं, और इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है पेक्टिन की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ओके, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है फ्रेंड, खुरदरी ईआर का संबंध होता है। खुरदरी ईआर का संबंध किससे है, आपको यहाँ पर बताना है। ओके, तो खुरदरी ईआर का संबंध जो है फ्रेंड, वो है प्रोटीन संश्लेषण से है। ओके, प्रोटीन संश्लेषण याद रखना है। और यहाँ पर हमारा पांचवें नंबर पर प्रश्न आता है, मध्य रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली कला कहलाती है। तो मध्य रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली कला क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। तो मध्य रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली कला जो है टोनोप्लास्ट कहलाती है। ऑप्शन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, और यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, लयनकाय का मुख्य कार्य क्या है? तो लयनकाय का जो है मुख्य कार्य क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। ओके, तो लयन काय का जो है मुख्य कार्य पाचन है। ओके, लयन काय जो है पाचन का काम करती है। और फ्रेंड, इनमें से आपको जो है कितने प्रश्न जो है बने, कमेंट करके यह भी बताइएगा। ओके, अगला प्रश्न आता है 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का भाग नहीं है? तो क्लोरोप्लास्ट का कौन सा भाग नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, क्रिस्टी जो है क्लोरोप्लास्ट का भाग नहीं है, जो कि स्टोमा, थैलेकाइड और ग्रेनम जो है ये सभी जो है क्लोरोप्लास्ट के भाग हैं, और क्रिस्टी जो है क्लोरोप्लास्ट का भाग नहीं है। ओके, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कि, किसका बाहरी आवरण दो कलाओं का बना होता है? तो किसका आवरण दो कलाओं का बना होता है? अगर आपको याद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लवक का जो है बाहरी आवरण दो कलाओं का बना होता है। ओके, और यहाँ पर अगला प्रश्न आता है हमारा इम्पोर्टेंट टाइप का, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गुणसूत्र की खोज फ्रेंड वाल्डेयर ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पर है। ओके, और आपको कमेंट में बताना है कि कोशिका की खोज किसने की थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, और यहाँ पर 10वें नंबर का प्रश्न आता है हमारा, गुणसूत्र की इकाई संरचना, गुणसूत्र की इकाई संरचना है। तो गुणसूत्र की इकाई संरचना है फ्रेंड न्यूक्लियोसोम। ओके, न्यूक्लियोसोम जो है गुणसूत्र की इकाई संरचना है। और यहाँ पर अगला आता है प्रश्न हमारा 11वें नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण कैरियोटाइप हेतु नहीं लिया जाता है? कैरियोटाइप गुण
जो है निम्नलिखित में से कौन सा गुण कैरियोटाइप हेतु नहीं लिया जाता? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड, कैरियोटाइप के लिए नहीं लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है गुणसूत्रों का द्विगुणन। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों का द्विगुणन। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा हिस्टोन न्यूक्लियोसोम के केंद्रीय हिस्टोन स्थानों का भाग नहीं होता? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है H1, ऑप्शन ए। ओके, और यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा आता है 13वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र देव्य गुणसूत्र कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देव्य गुणसूत्र कौन सा गुणसूत्र कहलाता है? तो लैंप ब्रुश गुणसूत्र जो है देव्य गुणसूत्र कहलाता है। याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और अगला प्रश्न आता है 14 नंबर का बेल बियानी वलय पाई जाती है। तो बेल बियानी वलय कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है पॉलीटीन गुणसूत्र में जो है बेलबियानी वलय पाई जाती है। तो ऐसे पूछ सकता है बेलबियानी वलय किससे संबंधित है? तो आपको यहाँ पर बताना है पॉलीटीन गुणसूत्र, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, और यहाँ 15 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन किस पर होता है, किन कोशिकाओं में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। जनन कोशिकाओं में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ओके, अगला प्रश्न आता है अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्व अवस्था में कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती है? अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्व अवस्था में कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती है, ये बताना है इस प्रश्न पर। इसका राइट आंसर है 5। 5 अवस्थाएं प्रावस्थाएं पाई जाती है। ओके, प्रथम पूर्व अवस्था में 5 प्रावस्थाएं पाई जाती है। और अगला प्रश्न आता है कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए द्विगुणन होता है? तो कोशिका की किस अवस्था में फ्रेंड डीएनए द्विगुणन होता है? तो कोशिका के जो है एस एस अवस्था में द्विगुणन होता है। डीएनए का द्विगुणन एस अवस्था में होता है। ओके, अगला अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है 18वें नंबर का समजात गुणसूत्र का युग्मन किस अवस्था में होता है? समजात गुणसूत्र का युग्मन किस अवस्था में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। तो समजात गुणसूत्र का जो है युग्मन जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। ओके, युग्मन सिनेप्सिस किस अवस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जाइब्रोटीन। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसी वीडियो अपलोड होती हैं। अगला प्रश्न आता है असमजाति गुणसूत्र के बीच गुणसूत्र का विनिमय कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आ गया हमारा। तो असमजात गुणसूत्र के बीच गुणसूत्र का विनिमय कहलाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है स्थानांतरण, ऑप्शन बी। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न आता है 20 नंबर का कि मूल गुणसूत्र समुच्चय में एक या अधिक गुणसूत्रों की वृद्धि की कमी कहलाती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारा मूल गुणसूत्र समुच्चय में एक या अधिक गुणसूत्रों की वृद्धि की कमी कहलाती है। तो असुगुणिता जो है कहलाती है यहाँ पर ऑप्शन सभी ऑप्शन गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असुगुणिता। ओके, आपको याद रखना है इसके सभी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। तो आशुगुणित है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा आता है कि संपूर्ण मूल समुच्चय के बहुगुणन के समय यदि इनके जीनोम अलग अलग जातियों से प्राप्त हो तब यह बहुगुणिता कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तब यह पर बहुगुणिता कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर बहुगुणिता कहलाती है। ओके, अगला प्रश्न हमारा आता है 20 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन से संश्लेषण पर बहुगुणिता पादप है? तो बहुगुणिता पादप किस पर है आपको यहाँ पर बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है क्या? ऑप्शन डी निकोटी आना टेबेकम। इसका राइट आंसर है निकोटी आना टेबेकम। ओके, इस पर जो है बहुगुणित पादप होते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है डीएनए
एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसके प्रयोग से सिद्ध किया जा सकता है कथन। तो इस कथन को किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिकथ के। यहाँ पर ये कथन जो है ग्रिफिकथ का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न हमारा आता है जो कि 24 नंबर का है कि डीएनए में कौन सा बंध नहीं पाया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो फ्रेंड, डीएनए में कौन सा बंध नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर है पेप्टाइड बंध। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है 25 नंबर का। डीएनए की प्रतिगति होती है। तो फ्रेंड, डीएनए की जो है प्रतिगति कैसी होती है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी प्रतिगति जो है अर्ध संरक्षी होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न आता है डीएनए की प्रतिकृति हेतु आवश्यक एंजाइम कौन से हैं? डीएनए की प्रतिकृति के लिए जो है आवश्यक एंजाइम यहाँ पर बताना है। तो डीएनए की प्रतिकृति के लिए आवश्यक एंजाइम जो है सभी एंजाइम जो है आवश्यक एंजाइम यहाँ पर हैं। डीएनए लाइगेज टोपोआइसोमरेज, यानी कि सभी जो है एंजाइम डीएनए की प्रतिकृति के लिए आवश्यक एंजाइम यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न आता है 27 नंबर का कि सैटेलाइट डीएनए का उदाहरण है। तो सैटेलाइट डीएनए का उदाहरण क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो सैटेलाइट डीएनए का उदाहरण जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है माइको माइकोडियल। ओके, माइकोड्रियल डीएनए, माइक्रोडियल डीएनए सैटेलाइट डीएनए का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर जीन का वह भाग जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जीन का कौन सा भाग है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, इसको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ईटान। ओके फ्रेंड, स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है ओके टाइपिंग में, तो आपको थोड़ा देख लेना है। तो ईटान जो है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर 29 नंबर का प्रश्न आता है फ्रेंड, अनुलेखन अनुलेखन के समय आरएनए स्टैंड के संश्लेषण की दिशा होती है। ओके, तो अनुलेखन के समय आरएनए के संश्लेषण की दिशा किस ओर होती है? तो इसका राइट आंसर है 5 से 3 की ओर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 से जो है 3 की ओर अनुलेखन के समय आरएनए स्टैंड की दिशा होती है। ओके, अगला यहाँ पर लास्ट प्रश्न आता है 30 नंबर का, जो है जीन की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीन की क्रियात्मक इकाई जो है यहाँ पर आपको बताना है। तो सिस्टान यहाँ पर जीन की क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीन की जो है क्रियात्मक इकाई सिस्टान है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, और आपको कमेंट में बताना है कि कोशिका की खोज किसने की थी। ओके, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पार्ट 2 कब लाना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पार्ट 1 था। ओके, आपको ये याद रखना है। और ये सभी प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न है, और जल्द ही जो है पार्ट 2 इसका अपलोड होने वाला है इसी चैनल पर। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर की हाल सामग्री आपको देखने को मिलेगी अभी जो है जल्द ही। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पीडीएफ आप जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा।